नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोज़ उनको मिलते रहें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित है नीलेश प्रकाश शेरकर। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग व आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। थैंक यू गोविंद जी, आपने मुझे आपके आर्ट टॉक शो में इनवाइट किया। मेरा नाम नीलेश प्रकाश शेरकर है। मेरा जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। मेरे घर में गणपति बनाते हैं। मुझे ये जहाँ तक याद है कि हम बचपन में शाडू माती के छोटे छोटे खिलौने या फिर एनिमल्स वगैरह ऐसे बनाकर हम खेलते थे। मेरा स्कूल एजुकेशन भी नासिक में ही हुआ है। मेरे स्कूल में आर्ट टीचर थे, उनका नाम पाटिल सर था। वो हमेशा हमें आर्ट के बारे में मोटिवेट करते थे। मैं स्कूल में बोर्ड डेकोरेट करता था, फिर कभी कभी हम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते थे, रंगोली बनाते थे। कोई ऐसे त्यौहार हो तो उस त्यौहार का भी हम बोर्ड डेकोरेट करते थे। वो बोर्ड डेकोरेट करने के लिए हम कभी कभी क्राफ्ट वगैरह भी क्राफ्ट पेपर भी यूज करते थे। पाटिल सर ने ही हमें बताया था कि एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम देना है। फिर हमने वो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम भी दिए थे। फिर वहाँ से ही आर्ट एजुकेशन हमारा स्टार्ट हुआ था। एक दिन मेरे घर पर मेरे भाई के फ्रेंड्स आए, तो उन्होंने मेरे ड्राइंग्स देखने के बाद उन्होंने मुझे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि आफ्टर 12 के बाद तू जे स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन कर ले। पर मुझे पता नहीं था कि जे स्कूल ऑफ आर्ट जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने ही मुझे सब गाइडेंस किया था कि क्या क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। फिर आफ्टर 12 के बाद मैंने 1998 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन किया। जी, जे के एडमिशन के बाद क्या हुआ और किस तरीके से आपने इस फील्ड में अपनी एक जगह बनाई, उसके बारे में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। जे स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ा। मुझे इतना आर्ट एजुकेशन के बारे में नहीं पता था। एजुकेशन करते समय मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले से ही आर्ट डिप्लोमा, आर्ट टीचर एजुकेशंस और ATD वगैरह ऐसे करके जो फर्स्ट ईयर में आए थे, तो उनका भी मार्गदर्शन मुझे मिलता था। कॉलेज के कुछ टीचर थे, जैसे प्राध्यापक अर्जुन वाडे सर, प्राध्यापक अनिल नायक सर। उनके व्यक्ति चित्र देखकर हम काफ़ी इंस्पायर हो जाते थे सब स्टूडेंट्स। और फिर हेमंत ठाकरे सर थे, वो भी हमें सिखाते थे कि कलर एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, फिर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं। और हेमंत ठाकरे सर की एक बात थी कि वो क्लास में सिखाते थे भी और ख़ुद भी क्लास में पेंटिंग करते थे, और वो बहुत ह्यूज कैनवास बनाते थे। और उनका स्टाइल, उनका पेंटिंग करने का एप्लीकेशन, वो पेंटिंग का स्टाइल वो देखकर हम भी सब लोग इंस्पायर हो जाते थे। फिर पिक्टोरियल डिज़ाइन और पेंटिंग का अध्ययन और चिंतन कैसे करना, ये सुधाकर यादव सर से हमें पता चला कि उनका वो टीचिंग मेथड कैसे होता है। फिर उन्होंने मुझे याद है कि उन्होंने फर्स्ट डिज़ाइन, पिक्टोरियल डिज़ाइन या एडवांस डिज़ाइन बनाते समय हमारे सामने तो उन्होंने 3D ऑब्जेक्ट ही रख दिए थे सामने। फिर उस ऑब्जेक्ट को स्पेस में कैसे लेके जाना है, यानी 3D ऑब्जेक्ट को स्पेस में 2D में कैसे लेकर जाना है, वो बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने हमें सिखाया था। वहाँ से ही मेरे पेंटिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ था। जी, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है शुरुआती दिनों की आपकी। और हम जो आपके काम देख रहे हैं उसमें लाइन का बहुत महत्व है, तो क्या आप उसके विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर करना चाहेंगे, जो लाइन किस प्रकार से आपके काम में आए? अगर रिसेंट वर्क को और भी ऑब्जर्व किए तो हमें पता चल जाता है कि मेरे पेंटिंग में लाइन ही कलर है और लाइन ही फॉर्म बनाती है। मैंने कभी भी स्क्वायर या ट्रायंगल के लिए काम नहीं किया है। कभी कभार 2 एंगल एक साथ आने से मेरे पेंटिंग में स्क्वायर या ट्रायंगल बन जाते हैं। बिल्कुल, और इसी की कारण आपके
काम में एक अलग तरह की खासियत नज़र आती है, जैसा हमें लगता है। अच्छा, एक चित्र शुरू करने से पहले आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? चित्र शुरू करते समय ही मेरा कोई प्लानिंग फिक्स नहीं होता है कि कौन से कलर में होना चाहिए, या हॉरिजॉन्टल पेंटिंग करना है या वर्टिकल पेंटिंग करना है। ऐसा कोई फिक्स प्लानिंग नहीं होता है। जब कोई एक चित्र करता हो तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं होता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ। बहुत बार ऐसे भी होता है कि एक हद के बाद मैं अपना पेंटिंग पर काम करना बंद कर देता हूँ और वो चित्र पूरा हुआ मान लेता हूँ। कभी कभार मेरे ओल्ड पेंटिंग्स में देखता हूँ तो मुझे ऐसे भी लगता है कि कुछ मेरे ओल्ड पेंटिंग में कमियाँ थी, वो नए पेंटिंग में मैंने कमियाँ पूरी कर ली थी। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि ओल्ड पेंटिंग में और काम करना चाहिए, तो मैं कभी कभी ओल्ड पेंटिंग में भी काम करता हूँ। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने ये, कि जब हमें ऐसा लगे कि हमारे पुराने काम में हमें कहीं दिखता है, काम हमारे आंखों के सामने रहता है और ऐसा लगता है कि इस पे करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए उसको। वो पेंटिंग स्वयं बोलता है कि मुझ पे अब काम करो। और दूसरी बात ये, तो पहले के चित्र और अभी के जो काम हैं, जो चित्र हैं, उसमें आपको किस तरह के डिफरेंसेस नज़र आते हैं जब हम चीज़ों को देखते हैं तब? पहले वाले चित्र अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ करना शुरू किया था, उस ऑब्जेक्ट को मैंने जैसे नज़र आता था वैसे ही मैंने ड्रॉ किया है या पेंट किया था। जैसे जैसे मेरे पेंटिंग का प्रोसेस आगे चलते गया, उस ऑब्जेक्ट को मैंने विश्लेषण करना स्टार्ट किया, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट से लाइन बेसिक एलिमेंट मुझे मिला था। फिर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया था और सिर्फ लाइन के बारे में सोचना स्टार्ट किया था। फिर उस लाइन को मैं स्पेस में कैसे लेके जा सकता था और कैसे ड्रॉ करूँ, वो डिफरेंट टेक्निक मैंने सर्च करना शुरू कर दिया था। शुरुआती के दौर के मेरे पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट ही ज़्यादा थे, चारकोल में, ड्राई पेस्टल ऑन पेपर, चारकोल ऑन पेपर, ऐसे ही ज़्यादातर मेरे पेंटिंग्स थे। रिसेंट वर्क की बात करें तो जब मैंने रिसेंट वर्क फिर से स्टार्ट किए, तब मुझे लगा कि मेरे पेंटिंग का मुझे फिर से ड्राइंग करना चाहिए, तो मैंने फिर से लाइन को स्पेस में लेकर कैसे मैं अलग अलग एंगल में लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर कैसे डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, फिर से मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया था। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मेरे पेंटिंग का मुझे ड्राइंग आना चाहिए। अगर मेरे पेंटिंग में अगर कलर मैं निकाल दूँ तो नीचे मेरा पेंटिंग का ड्राइंग होना चाहिए। मेरे लिए ड्राइंग एक मेरे पेंटिंग का आर्मेचर है, एनाटॉमी है। इसलिए मुझे हमेशा मेरे ड्राइंग मेरे बहुत नज़दीक है। रिसेंट वर्क में मैंने ज़्यादातर कैनवास में काम किया है, एक्रेलिक ऑन कैनवास वगैरह। रिसेंट वर्क आप देखोगे तो मैंने रंग छटाएँ भी ज़्यादा यूज़ किए है। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जो पहले काम में मैंने जो ब्लैक एंड वाइट काम किए थे, उसी कारण मुझे अभी रंग यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। शायद वो पहले कामों के कारण ही होता है ऐसे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये खुद ब खुद आती जाती हैं आपके समय के साथ, अनुभव के साथ। और जो चीज़ें आप अनुभव के साथ पेंट करते जाते हैं, वो कहीं न कहीं आपको कैनवास पे वो अनुभव दिखते हैं, वो एक्सपीरियंस दिखता है, समय देने का जो एक प्रक्रिया है वो दिखता है। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं, नए विद्यार्थी हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अभी पास आउट होकर निकले हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उनको जीवन में काम आए? जो नए चित्रकार हैं उनको संयम रखना जरूरी है। अपने काम में निरंतर रखना चाहिए। डिफरेंट बुक्स रीड करनी चाहिए। अलग अलग माध्यम में काम भी करना चाहिए। अपना खुद का एक आर्ट लैंग्वेज बनाना चाहिए। मुझे याद है कि 2007 में मेरा गैलरी आर्ट एंड सोल में एक ग्रुप शो हुआ था। वहाँ पर हमने एक टॉक शो रखा था। उस टॉक शो का नाम था यंग वॉइस ऑन एब्स्ट्रैक्शन आर्ट। उसको कंडक्ट किया था प्रोफेसर सुधाकर यादव और आर्ट क्रिटिक प्रयाग शुक्ला जी ने। तब हमें कुछ सवाल पूछे, तब यंग आर्टिस्ट लोगों ने जो ओल्ड आर्टिस्ट ने जो कुछ लिखा था या कुछ बोला था, वही लैंग्वेज में हम यंग आर्टिस्ट भी बात करते थे। तब वहाँ से पता चला कि यंग आर्टिस्ट के पास
खुद का नया कुछ आर्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले नए चित्रकारों ने अपना खुद का आर्ट लैंग्वेज बनाना चाहिए और ज़रूरी है। बिल्कुल, एक आर्ट लैंग्वेज बनाना नहीं, उस वो मेरे ख़्याल से वो अपने आप ही आ जाता है। काम निरंतर करते रहें, प्रयास निरंतर करते रहें और आसपास के ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे चीज़ें होती हैं या ऐसे रंग ऐसे होते हैं जिससे आप अपना एक लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं, वो अपने आप हो जाता है। बट निरंतर प्रयत्न करते रहना ये बहुत ज़रूरी है। और नीलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए और बहुत ही कम समय में आपने इतना सारा बातें सभी के सामने रखी। और ये हम दोस्तों बता दें कि बहुत जल्दी, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही ऐसा प्लान हुआ कि नीलेश जी से बात करना है और उन्होंने अपनी व्यस्त लाइफ में से समय निकाल कर इस बातचीत को सभी के समक्ष रखा। और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सारा समय दिया इस बातचीत को सुनने के लिए। और इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इस चैनल की वीडियो आप शेयर कर सकते हो और वीडियो पर कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि आपको पेंटिंग्स कैसे लगें और आपको और भी मन में कुछ प्रश्न हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नीलेश जी उन प्रश्नों का समाधान आपको ज़रूर करेंगे। क्योंकि हम रोज़ ऐसे बातचीत करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये प्रश्न तो आते ही होंगे कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेके काम किया जाए, व किस तरह की चीज़ें इसमें आनी चाहिए। वह कोई फिगरेटिव करता है, कोई लैंडस्केप करता है, तो किस चीज़ों को लेके आप अपना एक आर्ट फील्ड में आइडेंटिटी क्रिएट करें जिससे लोग आपको पहचानने लगे। तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ें हैं। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर आपका समय देना है। और दूसरा कि अगर इसमें ऐसा कुछ है तो आप नीचे जो सब्सक्राइब करने वाला बटन है उसके नीचे ज्वाइन करने का चैनल है, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। और उसमें आपको अगर कुछ समस्याएं हैं, कुछ बातचीत करनी है या कुछ इस तरह के कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो वो उस फैसिलिटी से भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकना चाहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, शेयर ज़रूर करें दूसरों से, क्योंकि इस तरह के आर्ट टॉक्स इंडिया में बहुत से कम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हो रही हैं और निरंतर अलग अलग आर्टिस्टों से आपका साथ एक रूबरू बातचीत हो रही है, जिनके पीछे के काम के पीछे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको सुनने को मिल रहे हैं। तो ये जितने लोगों तक ज़्यादा शेयर होगा उतना अच्छा है। आर्ट के प्रति लोगों की एक जागरूकता ज़रूर आएगी कि वो लोग पूछना छोड़ देंगे कि है ना, हम क्यों और क्या पेंट कर रहे हैं, आर्टिस्ट क्या पेंट करता है उस विषय में। क्योंकि इससे एक धारणा जो लोगों के मन में बनी है कि आर्टिस्ट क्या पेंट करता है वो खुद ही जानते हैं, तो ये वो लोग भी जानने लगेंगे, समझने लगेंगे कि आर्टिस्ट क्या पेंट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्यार देते रहिए। और कोर्स से जुड़ने के लिए मैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ, तो आप जुड़ना चाहें तो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में भी आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट करके। तो आज इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।